हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आज आप सभी लोग का हमारे इस चैनल में वर्मा वर्मा कॉमर्स स्टडी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए इस वीडियो पहले हम बात करने वाले हैं इस वीडियो का मेन पर्पस क्या है। उसके बाद फिर हम लोग फर्स्ट वीडियो है, फिर हम लोग वीडियो स्टार्ट करेंगे कि हम लोग क्या पढ़ना है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए आज हम बात करने वाले हैं। तो हम जैसा कि जानते हैं, हम लोग इस वीडियो में हम लोग कॉमर्स सब्जेक्ट का स्टडी करने वाले हैं, ऑल चैप्टर और सभी चैप्टर का यहाँ पर स्टडी बेसिक अच्छे तरीके से प्रकार से किया जाएगा ताकि कोई भी किसी भी स्टूडेंट को कोई दिक्कत नहीं हो। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। हम लोग आज बात करने वाले हैं इकोनॉमिक्स के बारे में। जैसा कि हम लोग पता है कि इकोनॉमिक्स दो टाइप में बटा हुआ है, मैक्रो इकोनॉमी और माइक्रो इकोनॉमिक। तो हम लोग मैक्रो इकोनॉमिक्स का चैप्टर 1 इंट्रोडक्शन ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो उससे पहले चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। अगर आपको पसंद आया तो वीडियो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और प्लीज़ अपने दोस्तों को शेयर ज़रूर करिए ताकि वो भी स्टडी के मैटर में बेस्ट हो सके। तो चलिए पहला है हमारा, पढ़ने से पहले हम लोग पहले जानते हैं कि ये हमारा चैप्टर 5 है जिसका नाम है मनी। मनी चैप्टर का नाम है मनी। तो पैसे के बारे में तो हम लोग आजकल जैसे जानते हैं कि पैसे का बहुत जगह यूज़ होता है। हर चीज़ में पैसा होता है। कभी हम लोग ये डिसीजन लिए हैं कि अगर पैसा अगर नहीं था उस समय लोग क्या क्या साधन रहता होगा एक सामान से दूसरे सामान लेने के लिए। पहले के लोग क्या कौन सा मेथड अपनाते होंगे और कौन कौन सा मेथड अपनाते हैं, ये सब जानने के लिए हम लोग स्टडी करेंगे और बेस्ट तरीके से हम लोग जानेंगे कैसे पहले का मेथड क्या हुआ था और अभी का मेथड अभी कैसे मनी का यूज़ किया जा रहा है। तो उससे पहले हम लोग बात करने वाले हैं कि जो मनी है वो मनी होता क्या है। मनी क्या होता है? तो पहला है मनी इज़ एनीथिंग विच इज़ जनरली एक्सेप्टेड एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज, मेजर ऑफ वैल्यू, स्टोर्ड ऑफ वैल्यू एंड मीन्स ऑफ स्टैंडर्ड एंड डेफर्ड पेमेंट। तो मतलब इसका मतलब क्या होता है? मनी सब कुछ है। आज का जनरेशन में आज के लिए सभी के लिए मनी सब कुछ है। अगर कुछ भी सामान खरीदेंगे मनी चाहिए, इसलिए मनी एवरीथिंग विच इज़ जनरली एक्सेप्टेड बाय द मीडियम ऑफ एक्सचेंज मतलब कि विनिमय का माध्यम है। विनिमय का माध्यम मतलब कि हमको कुछ भी सामान लेना है तो हम पैसे देकर सामान ले सकते हैं। और पहले का जो सिस्टम था उसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे, लेकिन अभी हम जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है उसके बारे में और बाद में वो उसके बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे कि अगर पैसा पहले नहीं था तो उसके भी कैसे क्या क्या करते थे, कैसे सामान खरीदते थे, उसमें कौन कौन सा परेशानी भी आता था। क्योंकि अगर कुछ भी अगर है तो उसका लॉसेस भी होता ही है। तो यहाँ पे कर दिए। अब मीडियम ऑफ एक्सचेंज का माध्यम है वैल्यू ऑफ मेज़र। मतलब कुछ भी सामान लेंगे, जैसे हम चीनी लेंगे 1 किलो लेंगे तो उसका वैल्यू तो मेज़र किया हुआ है कि उतना पैसा दे के उसको लेना है, या फिर चीनी हो या चावल हो। लेकिन पहले का सिस्टम बहुत अलग था। अब उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है हमारा स्टोर ऑफ वैल्यू। पहले के लोग अगर कुछ सामान लेते थे तो उसमें उसको स्टोर करके नहीं रख पाते थे, लेकिन अब अभी हम लोग पैसे को अलमारी में भी रख सकते हैं, अपने लॉकर में रख सकते हैं, पर्स में रख सकते हैं और उसको स्टोर करके रख सकते हैं। और उसके बाद है एंड मीन्स फॉर स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट। जैसे कि मतलब हम लोग आजकल के डेट में अगर लोन लेते हैं तो क्या एक दो महीने के लिए तो नहीं, 1-2 मंथ के लिए नहीं, 2 साल 5 साल 10 साल तक मतलब कि के लिए लोन लेते हैं तो उसको हम 10 साल तक भी स्टोर करके रख सकते हैं और बाद में उसका जगह हम पेमेंट कर सकते हैं और यहाँ पे बाद में पेमेंट कर सकते हैं। तो पहला हो गया पॉइंट। अब उसके बाद हम लोग बात करने वाले हैं फंक्शन ऑफ मनी। मनी का फंक्शन क्या क्या है। पहला है प्राइमरी फंक्शन का प्राइमरी फंक्शन 2 पार्ट है, मीडियम ऑफ एक्सचेंज और मेजर ऑफ वैल्यू। अभी मैंने कहा डिस्कस किया कि मेजर मीडियम ऑफ एक्सचेंज मतलब क्या, कुछ भी अगर सामान लेंगे एक्सचेंज का माध्यम है। जैसे कुछ भी हमको चावल लेना है तो बदले में हम पैसे दे देंगे, या फिर कुछ भी गेहूँ से उसके बदले में पैसे दे देंगे। और मेज़र ऑफ वैल्यू को मेज़र करने के लिए, क्योंकि यहाँ पे कोई भी वैल्यू होगा उसका लिमिटेड पैसा देंगे, ज़रूर ज़्यादा पैसा नहीं देना पड़ेगा।
जैसे अगर सोना है तो सोना का जैसे जिस तरह ग्राम में चल रहा है उस तरह हम पेमेंट करेंगे। और जैसे चावल गेहूँ है वो सब का उस सब अलग अलग पेमेंट किया जाएगा, जो वैल्यू है उसका मेज़र किया जाएगा। अब नेक्स्ट है सेकंड फंक्शन है स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट। जो हम लोग पेमेंट करते हैं मतलब कि लंबे लंबे समय तक पेमेंट कर सकते हैं। और लास्ट है फिर स्टोर ऑफ वैल्यू। स्टोर ऑफ वैल्यू मतलब कि हम पैसे को स्टोर करके अच्छी तरह से रख सकते हैं। अब प्राइमरी फंक्शन में क्या आता है? प्राइमरी फंक्शन में बात करने वाले हैं कि प्राइमरी फंक्शन इंक्लूड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फंक्शन ऑफ मनी विच मस्ट परफॉर्म इन एवरी कंट्री। मतलब कि प्राइमरी फंक्शन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट फंक्शन है। क्या चीज़ के लिए? फॉर मनी, पैसे के लिए प्राइमरी फंक्शन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये मतलब कि हर कंट्री में परफॉर्म किया जाता है, चाहे कोई भी कंट्री, ऐसा कोई भी कंट्री में यूज़ होता है। तो अब प्राइमरी फंक्शन का पहला पॉइंट के बारे में डिस्कस करते हैं, मीडियम ऑफ एक्सचेंज। मनी एज द मीडियम मनी एज द मीडियम ऑफ एक्सचेंज मीन्स दैट कैन बी यूज टू मेक पेमेंट फॉर ऑल ट्रांजेक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विस। मीडियम ऑफ एक्सचेंज मतलब कि कोई भी हम गुड्स खरीदेंगे या फिर कोई उसके खरीदेंगे उसके लिए हम ट्रांजेक्शन लेन देन जब होगा तो उसमें हम मतलब कि मीडियम का अच्छा माध्यम है मनी, पैसा। ये हो गया। अब मेजर ऑफ वैल्यू। मेज मनी एज ए मेजर ऑफ वैल्यू मीन्स दैट मनी वर्क्स कॉमन कॉमन डायमेंशन इन विच वैल्यू ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विस आर एक्सप्रेस्ड। मतलब कि जितने भी गुड्स हैं सबका वैल्यू फिक्स किया हुआ है कि मतलब कितना पेमेंट करना है इसका। जितना भी कोई भी थिंग्स है या ऑब्जेक्ट है उसका मतलब एक लिमिटेड रहता है कि उससे मतलब उतना ही पेमेंट हम लोग कर सकते हैं। ये हो गया मनी के बारे में। अब हम लोग सेकेंडरी फंक्शन के बारे में डिस्कस करेंगे। सेकेंडरी फंक्शन दिस दिस रेफर दोज फंक्शन ऑफ मनी which are supplementary to the prime function are also known as डायवर्सन फंक्शन। सेकेंडरी फंक्शन को डायवर्सन फंक्शन कहते हैं क्योंकि ये सप्लीमेंट्री फंक्शन है, सप्लीमेंट्री टू प्राइमरी फंक्शन का है, इसलिए हम इसको डायवर्सन फंक्शन भी कहते हैं। अब इसका दो पार्ट है, सेकेंडरी फंक्शन का दो पार्ट है। स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट। स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट मतलब मनी एज ए स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट मीन्स दैट मनी एक्ट ऑफ स्टैंडर्ड फॉर पेमेंट विच आर मेड इन फ्यूचर। मतलब जैसे हम लोन लिए तो वो फ्यूचर में लोन लेते हैं। अब लोन एक दो साल के लिए लेते हैं या फिर 5 साल 10 साल के लेते हैं, तो ये हो गया हमारा फ्यूचर का पेमेंट कि हम फ्यूचर में हमको वो कितना पे करना है पेमेंट को, वो हो गया यहाँ पे स्टैंडर्ड ऑफ डेफिनेट। स्टोर ऑफ वैल्यू। मनी एज ए स्टोर ऑफ वैल्यू मीन्स दैट द मनी कैन बी यूज टू ट्रांसफ़र परचेजिंग पावर फ्रॉम द प्रेजेंट इन द फ्यूचर। मतलब कि हम लोग जैसे सेविंग करते हैं, मनी को सेविंग करके रखें, किस लिए करते हैं? फ्यूचर में अपना फ्यूचर को बेस्ट करने के लिए। अगर आप नहीं करते हैं तो भाई सेविंग इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट। सभी के लिए सेविंग इंपॉर्टेंट है ताकि वो अपने, क्योंकि आगे आगे का लाइफ क्या है किसी ने नहीं देखा, लेकिन अगर हम सेविंग करके रखें तो ये सभी के लिए इम्पोर्टेंट है। इसलिए स्टोर ऑफ वैल्यू मतलब कि जो भी मनी है उसको हम स्टोर करके रखेंगे फ्यूचर के लिए, तो ये हो गया स्टोर ऑफ वैल्यू। तो यहाँ हम लोग को बात कर लिया कि मनी का फंक्शन क्या है, मनी किसे कहते हैं। अब बात करने वाले मनी का सप्लाई। मनी का सप्लाई कहाँ कहाँ होता है? मनी सप्लाई रेफर टू द टोटल वॉल्यूम ऑफ मनी हेल्ड बाय द पब्लिक एट ए पार्टिकुलर पॉइंट टाइम इन एन इकोनॉमिक्स। मतलब ये मनी सप्लाई है वो मतलब कि पूरा जितना भी वॉल्यूम है सबको और कितना पब्लिक में पार्टिकुलर में पॉइंट टाइमिंग पे डिस्ट्रीब्यूट करना है, इस सब टोटल फंक्शन को इकोनॉमिक्स का तरीके सकते हैं। तो ये है। लेकिन आपसे क्वेश्चन पूछना चाहूँगा कि मनी आरबीआई की मनी को कि आरबीआई ने कब कब मनी आरबीआई का स्थापना कब हुआ था और
और करेंसी करेंसी कौन सा बैंक डिस्ट्रीब्यूट करता है। और 1 रुपये का सिक्का, क्यों 1 रुपये का सिक्का कहाँ पे मतलब कि कौन सा अथी पब्लिश करता है, ये सब आप कमेंट करके बोलिएगा, बताइएगा इसका आंसर इसके लिए। और अगर नहीं है तो हम लास्ट में बता देंगे इसका आंसर कि कौन सा है। तो उसके बाद हम बात करने वाले हैं मनी सप्लाई, फीचर्स ऑफ मनी सप्लाई। मनी सप्लाई का फीचर्स क्या है। तो इट इंक्लूड्स मनी हेल्ड बाय द पब्लिक ओनली, द टीम पब्लिक सिग्निफिकेंस ऑफ मनी यूजिंग सेक्टर इंडिविजुअल और बिजनेस फॉर्म। और मनी का सप्लाई कहाँ होता है, इंडिविजुअल भी यूज़ कर सकता है, सभी को यूज़ करता है, बिजनेस फॉर्म में या फिर पब्लिक। जैसे मनी इट इज़ अ स्टॉक कॉन्सेप्ट, द कॉन्सेप्ट विद द पार्टिकुलर पॉइंट ऑफ द टाइम। और ये स्टॉक कॉन्सेप्ट भी है जिसको द पार्टिकुलर ऑफ द टाइम। अब मेज़र ऑफ मनी सप्लाई, इसमें M1 M2 M3 M4 है। M1 होता है इट इज़ द फर्स्ट एंड बेसिक मेजर ऑफ मनी सप्लाई, इट इज़ नॉन एज ट्रांजेक्शन मनी एज इट कैन बी डायरेक्टली यूज द मेकिंग ट्रांजेक्शन। और M1 है वो डायरेक्टली यूज़ किया जाता है ट्रांजेक्शन के लिए, ठीक है। M1 इज़ मोस्ट लिक्विड मेजर ऑफ द मनी सप्लाई एज ऑल इट्स कंपोनेंट्स आर इजीली यूज्ड एज द मीडियम ऑफ एक्सचेंज। और M1 है वो मनी ट्रांजैक्शन के लिए लिक्विड की फॉर्म में है और ये मीडियम ऑफ एक्सचेंज का मेथड है। और M1 करेंसी एंड कॉइन्स विथ पब्लिक से प्लस करना है डिमांड डिपॉजिट, कमर्शियल बैंक एंड अदर डिपॉजिट्स विथ RBI। तो M1 का होता है कि ये हो गया। और नेक्स्ट है हमारा करेंसी करेंसी एंड कॉइन्स विद द पब्लिक। इट कंसिस्ट द पेपर नोट्स एंड कॉइन्स हेल्ड बाय द पब्लिक। रिमेंबर एनी करेंसी हेल्ड विद द गवर्नमेंट एंड बैंक्स आर नॉट बी इंक्लूडेड। इसमें करेंसी जो करेंसी हैं वो गवर्नमेंट बैंक्स आर नॉट इंक्लूड। करेंसी मनी इज ऑल्सो टर्म्ड इज द फेट मनी। करेंसी मनी होता है उसको फेट मनी बोला जाता है। फेट मनी इज द डिफाइंड इज मनी विच इज अंडर विद द फेट ऑर्डर फ्रॉम गवर्नमेंट एक्ट इज मनी इज अंडर विद द लॉ ऑफ मोस्ट बी एक्सेप्टेड फॉर द ऑल डेब्ट्स, इट इज कॉल्ड बाई फेट मनी। It is also termed the legal tender money as the can be legally to make the payment of debts or other obligations। अब इसके बाद है हमारे यहाँ पे डिमांड डिपॉजिट्स ऑफ कमर्शियल बैंक। अब कॉमर्स बैंक भी डिपॉजिट करता है। डिमांड डिपॉजिट्स आर डिपॉजिट विद कैन बी द encased by issuing checks at any time by the account holder। मतलब कि इस कभी कभी जो डिपॉजिट जमा करने के साथ साथ कभी कभी चेक भी इशू किया जाता है, जो अकाउंट होल्डर को चेक भी इशू किया जाता है। नेक्स्ट डिमांड डिपॉजिट्स सेविंग अकाउंट डिपॉजिट प्लस करंट अकाउंट डिपॉजिट। इसके बाद नेक्स्ट है हमारा अदर डिपॉजिट विथ RBI। इट इंक्लूड डिपॉजिट द हेल्ड deposit the held by the RBI on अब बात करने वाले हैं M2। इट इज ए broader concept of money supply to the compared to M1। जैसे अब ये मतलब कि बॉर्डर जो M1 है उसका कॉन्सेप्ट में इक्वल अथी है बराबर। जैसे इट इन एडिशनल टू M1 इट आल्सो इंक्लूड सेविंग डिपॉजिट विद द पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक। मतलब ये सेविंग बैंक है। जैसे इसका फार्मूला था M2 का फार्मूला M1 प्लस सेविंग डिपॉजिट विद द पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक। इसके बाद हम लोग डायरेक्ट जाएंगे फॉर्म्स ऑफ मनी का फॉर्म्स क्या क्या है। फैट मनी क्या होता है, ऑर्डर, यह बोलते हैं ऑर्डर। जैसे ऑर्डर देते हैं वो हो गया।
नेक्स्ट है हमारा फिड्यूशियरी मनी। फिड्यूशियरी मनी तीसरा है फुल बॉइल्ड मनी, चौथा क्रेडिट मनी और पांचवा चलिए तो बात करें फुल बॉइल्ड मनी, फिर क्रेडिट मनी, रिप्रेजेंटेड एक्टिव मनी, एक्टिव मनी, रिप्रेजेंटेटिव मनी। तो अब जब बात करें फैट मनी, मनी इज द डिफाइंड इन द मनी विच अंडर द फेट और ऑर्डर फ्रॉम द गवर्नमेंट टू एक्ट ऑफ द मनी एग्जाम्पल अंडर लॉ इट मस्ट एक्सेप्टेड फ्रॉम द ऑल डेब्ट्स। मतलब कि ऐसा मनी जो गवर्नमेंट के थ्रू ऑर्डर के तहत जो बनाया किया था, इशू किया था, वो मनी फैट मनी है। तीसरा है फिड्यूशियरी मनी, इट रेफर टू द मनी backed up to the trust between the पेयर एंड पेईज। मतलब कि जो पेयर एंड पेड इसको फिड्यूशियरी मनी कहते हैं। नेक्स्ट है फुल बॉइल्ड मनी, फुल बॉडेड मनी, मतलब कि एनी यूनिट्स ऑफ मनी फुली फेस वैल्यू ऑफ intrinsic value of equal is known as full boiled money। एग्जाम्पल मनी वैल्यू, कमोडिटी वैल्यू। ऐसा मनी का वैल्यू और कमोडिटी का वैल्यू दोनों इक्वल होता है। फिर क्रेडिट मनी, इट रेफर टू द मनी हुज इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ मनी विच इज लोअर देन इट्स फेस वैल्यू ऑफ मनी वैल्यू। और कमोडिटी वैल्यू जो मनी उसका लोअर वैल्यू होता है। पांचवा है रिप्रेजेंटेटिव मनी, इट रेफर टू द विच इज यूजुअली मेक ऑफ पेपर। द वैल्यू ऑफ रिप्रेजेंटेटिव फुल बॉडीज मनी इज हाईएस्ट देन इट्स वैल्यू ऑफ कमोडिटी। रिप्रेजेंटेटिव में हाईएस्ट वैल्यू होता है कमोडिटी का, और यहाँ पे जो मनी वैल्यू फोर्थ में क्रेडिट मनी में डाउन होता है। तो चलिए ये हो गया हमारा। अब हम लोग बात करने वाले हैं बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक पे जो पहले हम जिसके बारे में डिस्कस करने वाले थे। जो अब यहाँ पे क्वेश्चन उठता है कि मनी के बारे में इतना हम लोग पढ़ लिए, लेकिन अगर मनी पहले अगर नहीं था, मनी अब आया, लेकिन अगर मनी पहले नहीं था तो पहले के लोग क्या करते थे। मैंने कहा था कि लास्ट टॉपिक के लास्ट में मैं आपसे डिस्कस करूँगा, तो वही टॉपिक आ चुका है। तो चलिए वीडियो का डिस्कस करने वाले हैं, जिसका नाम है वस्तु विनिमय प्रणाली हिंदी से, और इंग्लिश से बोलते हैं बार्टर एक्सचेंज या एक्सचेंज सिस्टम। इसमें क्या होता है, तो चलिए स्टडी पढ़ लेते हैं। बार्टर एक्सचेंज रेफर टू द एक्सचेंज ऑफ गुड्स फॉर गुड्स। मतलब क्या होता है, गुड्स बार्टर एक्सचेंज में होता है वस्तु के बदले वस्तु, इसी को वस्तु विनिमय प्रणाली कहते हैं। मतलब जब हम एक वस्तु के बदले दूसरे वस्तु का आदान प्रदान या वस्तु विनिमय कहते हैं तो उसे हम बार्टर सिस्टम कहते हैं, वस्तु विनिमय प्रणाली कहते हैं। ठीक है। पहले का अगर पैसा नहीं था तो वस्तु के बदले वस्तु हम लोग, मतलब कि जैसे हमें कुछ आटा लेना है तो हम उसको गेहूँ देंगे। जैसे हमको अगर जैसे हमको गेहूँ लेना है, उसके वो चावल उसके पास है और हमको गेहूँ लेना है, तो हम उसको अपना गेहूँ देंगे और उसके बदले में हम चावल लेंगे। तो ये इसे कहते हैं वस्तु विनिमय प्रणाली, जिसको बार्टर एक्सचेंज कहते हैं। अब एन इकोनॉमिक्स वेयर देयर इज ए डायरेक्ट बार्टर ऑफ गुड्स एंड सर्विस इज कॉल्ड बार्टर इकोनॉमिक्स और सीसी इकोनॉमिक्स, वेयर सी स्टैंड फॉर कमोडिटी। ठीक है। जब इस तरह वस्तु विनिमय प्रणाली कहते थे तो इसको हम बार्टर इकोनॉमी कहते थे। और क्या कहते थे, सीसी इकोनॉमी। सीसी मतलब कि कमोडिटी है, वो हम कमोडिटी डायरेक्ट कंज्यूमर को दे रहे हैं। जो भी वस्तु है हम डायरेक्ट कंज्यूमर को दे रहे हैं, यहाँ पे कोई नहीं है। अब फॉर एग्ज़ाम्पल, अब भाई क्योंकि अगर पढ़ने के बाद तो एग्ज़ाम्पल तो बनता ही है कि हमको एग्ज़ाम्पल नहीं समझ में आया तो एग्ज़ाम्पल से कैसे समझा सकते हैं। तो अब यहाँ पे एग्ज़ाम्पल दिया हुआ है। अब एग्ज़ाम्पल क्या है, फॉर एग्ज़ाम्पल व्हेन ए फार्मर गिव्स वेट एंड गेट्स क्लोथ्स फ्रॉम ए वेयर्स इट इन रिटर्न इट इज़ नोन एज बार्टर एक्सचेंज। मतलब अब एक किसान है, किसान के पास क्या होगा, गेहूँ चावल या फिर कुछ भी जो अनाज है उसके पास वो होगा। अब उसके पास यहाँ पे अब उसको पहनने के लिए कपड़ा चाहिए।
कपड़ा चाहिए, तो वो अपना गेहूँ उस कपड़े वाले को देगा, अब बदले में वो कपड़ा खरीदेगा। तो ये हो गया बार्टर एक्सचेंज, मतलब वस्तु के बदले वस्तु प्रदान करना। द बार्टर सिस्टम कैन वर्क व्हेन देयर एक्सेस ऑफ द डबल कॉन्सिडेंस ऑफ वांट्स, एग्जांपल सिमुलेशन फुलफिलमेंट द म्यूचुअल वांट्स टू बायर एंड सेल। और यहाँ पे एक एक जो सबसे बड़ा ये प्रॉब्लम है, यहाँ पे डबल कॉन्सिडेंस मतलब होना चाहिए, मतलब कि जैसे डबल कॉन्सिडेंस होना चाहिए, अगर नहीं होगा तो वो वस्तु कोई लेगा ही नहीं। जैसे डबल कॉन्सिडेंस हमको अगर कोई किसान के पास चावल है, किसान के पास चावल है और मेरे किसान के पास चावल है और मेरे पास कपड़ा है, तो किसान अगर हमको चावल अगर कपड़ा उसको लेना है तो हमको चावल देगा, बदले में उसको कपड़ा मिलेगा। लेकिन वो अगर हमको चावल देगा, अगर किसान अगर हमको चावल दिया और मुझे चावल नहीं लेना है, मुझे चावल अगर नहीं लेना है लेकिन किसान को कपड़ा लेना है, बदले में उसको, लेकिन उसके पास सिर्फ चावल है और उसको बदले में कपड़ा लेना है, और मेरे पास मेरे पास कपड़ा है लेकिन मुझे चावल नहीं लेना है, तो यहाँ पे डबल कॉन्फिडेंस नहीं बनता है, दोनों के बीच आपसी तालमेल नहीं बनने के कारण दोनों वस्तु नहीं ले पाते हैं। तो इसलिए तो फिर यहाँ पे कोई तीसरा व्यक्ति आता है जो इस अवधि को दूर करता है। अगर मुझे कुछ मतलब कि जैसे चीनी लेना है या फिर दाल लेना है, तो तब तब वहाँ पे जो तीसरा आदमी है वो जो प्रॉब्लम है उसको दूर करता है। तो अगर उसको चावल चाहिए तो वो किसान उसको चावल दे देगा और मुझे बदले में वो किसान उसको चावल दे देगा, तो वो बदले में वो चीनी मुझे दे देगा और किसान को फिर कपड़ा मिल जाएगा। तो यहाँ पे दो आपसे अगर तालमेल अगर संबंध बनता है तभी यहाँ पे बार्टर सिस्टम होता है, और यहाँ पे नहीं हुआ, दो व्यक्ति के बीच तालमेल अगर नहीं बना तो यहाँ पे तीसरा व्यक्ति है वो आकर फिर हम लोग तालमेल को जोड़ देता है। तो ये हो गया बार्टर सिस्टम में, यहाँ पे डबल कॉन्फिडेंस यही कहना चाहता है। अब नेक्स्ट है, अब यहाँ पे लिमिटेशन ऑफ बार्टर सिस्टम। लिमिटेशन मतलब कि इसका क्या क्या लिमिटेशंस है, क्या क्या हानि है, वो बात करते हैं। लैक ऑफ डबल कॉन्फिडेंस ऑफ वांट्स डिस्कस पहले ही कर चुके हैं। द बार्टर सिस्टम कैन वर्क व्हेन बोथ बायर एंड सेलर आर रेडी टू एक्सचेंज अदर गुड्स। मतलब कि अब जो यहाँ पे अदर गुड्स एक्सचेंज करना चाहते हैं वो अगर नहीं होगा, अगर दोनों बीच तालमेल नहीं होगा तो वो गुड्स नहीं कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल ए कैन एक्सचेंज गुड्स विथ बी ओनली व्हेन ए हैज़ व्हाट बी वांट्स टू बी वाज ए वांट्स। और मतलब कि जो सामान है वो मतलब कि बी लेना चाहता है, कोई भी सामान है, अगर बी देना चाहता है सामान और उसके बदले में ए से कुछ सामान लेना चाहता है, लेकिन यहाँ पे ए को पास वो सामान बी के सामान नहीं चाहिए, तो यहाँ पे तालमेल बनने के लिए फिर यहाँ पे नया मतलब कि न्यू पर्सन है वो आएगा, वो सी आ सकता है या फिर कुछ सामान लेके। लैक ऑफ कॉमन मेजर वैल्यू ये भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इन द बार्टर सिस्टम ऑल कमोडिटीज़ आर नॉट ऑफ इक्वल वैल्यू ऑफ देयर इज नॉट कॉमन मेजर यूनिट ऑफ गुड्स एंड सर्विस विच एक्सचेंज रेशियो कैन बी एक्सप्रेस्ड। मतलब इसमें क्या होता है, लैक ऑफ कॉमन मेजर वैल्यू, जैसे मतलब कि जैसे किसी को मुझे चीनी चाहिए या फिर कोई भी किसी व्यक्ति को, अगर दो भी व्यक्ति ए और बी है, ए के पास चीनी है और बी के पास मतलब कि क्लॉथ है, कपड़ा है, तो वो चीनी दे करके कपड़ा ले। तो यहाँ पे ये दिक्कत होता है कि वो कितने चीनी देगा जिससे मतलब कि वो कपड़ा खरीद सकता है, ये दिक्कत हो गया। और उससे भी ज़्यादा दिक्कत होता है कि कितना सामान, मतलब कि कितना सामान के बदले कितना देना है उसको। हाउ इज़ द मेजर वैल्यू ऑफ द यूनिट इन थिंग्स, उस वस्तु के बदले उसको कितना पैसा पे करना है या फिर कितना वस्तु देना है। जैसे अब अगर पहले में तो पैसा था ही नहीं, तो पहले के लोग अगर जैसे किसान है
उसको अब कुछ मतलब कि किसान है, उसके पास गेहूँ चावल है, तो वो कितना गेहूँ चावल मतलब कि कितना गेहूँ चावल देगा कि वो कुछ सोने का सामान या फिर सोना का या चांदी का कुछ सामान खरीदने के लिए वो कितना चांदी देगा या मतलब कितना गेहूँ चावल देगा कि वो सोने का सामान खरीद सकता है। तो यहाँ पे वस्तु का जो वैल्यू है वो पहले मेज़र नहीं हो पाता था, तो यहाँ पे मनी आकर के हम लोग का जो वैल्यू है वो मेज़र कर दिया कि मतलब कि जितना सामान के बदले इतना प्राइस है तो उसको हम बदले पैसे दे देते हैं। ये हो गया एग्जाम्पल, ये है। अब थर्ड है हमारा लैक ऑफ स्टैंडर्ड डेफर्ड पेमेंट। ये भी इम्पॉर्टेंट ही है। जैसे हम लोग इसे मैं अपने वर्ड से कहना चाहूँगा, बता दूँगा ये सब पॉइंट हो। व्हेन ए बाटर सिस्टम कॉन्टैक्ट इन्वॉल्विंग फ्यूचर पेमेंट और क्रेडिट ट्रांजेक्शन क्रेडिट cannot take place the easy because is the true following. अब the borrower may not be able to the arrange the goods and same quality and time of payment। जैसे लोन डिस्कस किए थे लोन के बारे में फर्स्ट में ही कि अगर हम लोन लेंगे तो हम, जैसे लोन था 2 लाख का या 1 लाख का लोन ले करके हम लोग अभी के एज में 10 साल के बाद हम वही पेमेंट कर सकते हैं। लेकिन पहले तो पैसा तो नहीं था, पैसा के बदले हम लोग अगर जैसे कुछ सामान खरीदें तो हम बोले कि हमको ये स्टोर कर रखेंगे, हमको 1 साल 2 साल के लिए स्टोर कर रखेंगे। जैसे 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 मतलब कि कोई, जैसे कि किसी ने टमाटर, कोई भी सामान जैसे फल फ्रूट्स में कुछ ही सामान खरीद करके उसको बोला कि हमको मतलब कि इतना रखने के बाद हम इतना दिन में आपको ये सामान वापस कर देंगे। तो क्या वो सामान है वो रखने के बाद वो सेम क्वालिटी और सेम टाइम में मतलब कि उसको दोबारा देने में बहुत ज़्यादा मुश्किल होगा, क्योंकि वो सामान होगा ही नहीं, वो सामान ख़राब या बर्बाद हो चुका होगा। दूसरा है हमारा दे में बी कॉन्फ्लिक्ट रिगार्डिंग विद द स्पेसिफिक कमोडिटी टू बी कैन बी यूज एंड रीपेमेंट। हम वही सामान को दोबारा हम नहीं दे सकते हैं, क्योंकि वो सामान पहले जैसा होगा ही नहीं और उसको फिर रखने का कोई थी नहीं होगा, क्योंकि ये 10 दिन 5 दिन नॉर्मल बात है, लेकिन अगर 1 साल 2 साल 5 साल के लिए रखने पे वो सामान ख़राब हो ही जाएगा। और है थर्ड हमारा द कमोडिटी टू बी रिपेयर में loss gain its value of the time of repayment, so it is very difficult to make deferred payment from its goods। और इसमें भी दिक्कत यह है कि हम वो ये सामान देने में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाएगा, क्योंकि वो पेमेंट करने में, क्योंकि वो गुड्स होगा ही नहीं, वो गुड्स ख़राब हो चुका होगा तो हम उसको लॉस में चल गया होगा। तो यहाँ पे पेमेंट करने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होता था। अब लास्ट हमारा लेक ऑफ स्टोर ऑफ वैल्यू मतलब वही हो गया। अंडर द बाटर सिस्टम इट डिफ़िकल्ट पीपल टू स्टोर वेयर द फ्यूचर बिकॉज। पहला है मोस्ट ऑफ गुड्स लाइक वेट राइस वेजिटेबल डू नॉट प्रोसेस ड्यूरेबिलिटी ऑफ देयर क्वालिटी डिट्रेस विथ टाइम। मतलब अगर कुछ भी अगर गेहूँ चावल अगर रख दिए हैं स्टोर करके रखेंगे तो ज़रूरी नहीं है कि वो बेटर ही हो, वो कहीं कीड़ा लग जाएगा या ख़राब हो जाएगा। तो इससे मतलब कि हम उसको फिर वो पेमेंट करना नहीं हो पाएगा। स्टोर करके रखेंगे तो कितना स्टोर करके रखेंगे तो वो होगा, लेकिन ज़्यादा दिन तक वो नहीं रह पाएगा। एज ए रिजल्ट गुड्स कैनॉट बी यूज्ड स्टोर earning for a long period with some difficult barter exchange could not continue a long time। हम लंबे समय तक इसको अगर रखेंगे तो वो ख़राब होगा और लंबे समय तक चल ही नहीं पाएगा, वो ख़राब ही हो जाएगा। यहाँ पे फिर है मेरिट्स ऑफ गुड मनी। उसके बाद है ये हमारा चैप्टर यहाँ पे जो बाटर सिस्टम का था वो हमारा चैप्टर यहाँ पे पूरा कंप्लीट हो चुका है। जो हमारा चैप्टर नंबर 5 मनी था मैक्रो इकोनॉमिक्स का, वो हमारा 5 चैप्टर कंप्लीट हो गया है। और आई होप आपको ये चैप्टर कंप्लीट अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर कोई दिक्कत है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए और आपको हर यहाँ क्वेश्चन सॉल्व होएगा। और उसका नेक्स्ट हमारा हम लोग बात करेंगे कि मतलब नेशनल इनकम का कौन कौन सा एग्रीगेट्स है वो स्टार्ट करेंगे। उसके बाद फिर हम लोग चैप्टर बहुत ज़्यादा ईजी। अगर आपको वीडियो अगर और भी जानकारी जानना है तो वीडियो में बने रहिए।
और अगर एक बार कोई भी डाउट है तो आप फिर से आप वीडियो को प्लेलिस्ट का स्टार्ट करके आप देख सकते हैं। और वीडियो पसंद आया लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हमारा जो नेक्स्ट वीडियो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट्स है, वो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। और हम लोगों ने क्वेश्चन डिस्कस किया था कि आरबीआई का स्थापना कब हुआ था, व्हेन स्टेबलाइज्ड ऑफ आरबीआई। तो यहाँ पे आरबीआई का स्थापना हुआ था 1935 1935 में। और एक और क्वेश्चन था कि ये मनी जो पैसा है नोट, वो नोट कौन छापता है। तो यहाँ नोट छापने का काम आरबीआई का होता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। और 1 रुपीज़ का और कॉइन्स बनाने का काम होता है फाइनेंशियल मिनिस्ट्री के पास। तो बस ये हो गया आंसर।